Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspaper, that is the Hindu and Indian Express. तो मैं इन दोनों न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको समझाऊंगा और कोशिश करेंगे बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को समझें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So today is 29th of July and these are the list of the topic that I'll be discussing with you from both of these newspaper. The first topic is South Asian migrant crisis. The second topic is FDI in the defense sector. The third topic is India's tiger capacity at the peak. The fourth topic is GST collection and the state share shortfall. And the last topic is Russia, India, China, that is RIC grouping. And apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this video with the explanation of yesterday questions जो थे कल के उसके explanation मैं आज आपको बताऊंगा. So वीडियो के अंत तक बने रहें और आगे बढ़ते हैं. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to like to hit button on this video. Now the first topic is South Asian migrant crisis. This is there in the Hindu. Basically यहाँ पे जो साउथ एशियन में जो माइग्रेंट वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको लेकर के बातें की गई है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और प्रीलिम्स में बात करें तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स में भी यूजफुल हो सकते हैं. अभी रिसेंटली केरला हाईकोर्ट ने बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि एक पिटिशन फाइल की गई थी केरला हाईकोर्ट में. तो वहाँ पे हाईकोर्ट ने पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कि क्या मैकेनिज्म की जा रही है, क्या असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है उन एनआरआईज को जो कि अपने जॉब छोड़ करके बाहर कंट्री से इंडिया में वापस आए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या प्रोविजन कर रही है, राइट, और किस तरह से उनको कंपनसेट करने के लिए रोड मैप बनाई गई है. तो ये केरला हाईकोर्ट ने बोथ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट के से पूछा है. ना जो पिटिशन है वो एक तरह से जो डेलिकेसी है रिगार्डिंग द माइग्रेंट वर्कर्स जो कि गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज़ जिसको जीसीसी भी कहते हैं वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उसके बारे में स्पेसिफिकली है. और उन लेबर्स का जो वहाँ से वापस यहाँ पर हैं उनकी किस तरह से उनको वेजेस में कंपनसेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन होगी, इन सारे बातों को लेकर के केरला हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल की गई थी. तो जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल्स है उसके बारे में आप एक बार विकीपीडिया कर लें या इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ना बात करें हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द साउथ एशियन लेबर, जो साउथ एशियन जो लेबर्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट है गल्फ कोऑपरेटिंग कंट्रीज़ के अलावा वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी. तो अगर मैं स्पेसिफिकली आपको साउथ एशिया गल्फ माइग्रेशन की बात करूँ तो ये कॉरिडोर जो है ये अमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है. और जो टोटल साउथ एशियन है जो काम कर रहे हैं गल्फ में वो करीबन 15 मिलियन के आसपास है. तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया अकाउंट फॉर 15 मिलियन एंड नॉट ओनली फॉर इंडिया, अदर एशियन कंट्रीज भी, राइट. और जो साउथ एशियन लेबर फोर्स है दैट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द गल्फ इकोनॉमी, जो पूरी गल्फ की इकोनॉमी है, यूएई है, दुबई है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, ये सारे जितने जो गल्फ रीजन के जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये बैकबोन की तरह काम करती है. एंड दे गो फॉर द नॉकिंग डोर्स टू फूड एंड द अदर बेसिक नेसेसिटीज़. तो पीपल आर देयर इज़ अ ह्यूज माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया एज वेल. और इंडिया की अगर बात करें परसेंटेज में तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द साउथ एशियन वर्कफोर्स. जो साउथ एशियन में जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंडियंस का है. जो गल्फ माइग्रेशन है दैट इज प्रीडोमिनेटली द मेल ड्रिवन फेनोमेनन. तो बेसिकली जो जितने लोग वहाँ पे जा रहे हैं दैट इज़ मेल, बिकॉज माइग्रेशन की अगर बात करें और ख़ास करके गल्फ कंट्रीज़ में तो वहाँ पे मेल माइग्रेशन ही है, फीमेल माइग्रेशन ज़ीरो है, राइट. And the majority of migrants are single men living in the congested labor camps. और उसमें भी कई ऐसे लोग हैं जो कि बेसिकली सिंगल मैन है या फिर बैचलर्स हैं या फिर मैरिड लोग भी हैं. इसकी कोई एक सेपरेट सेग्रीगेशन नहीं है, बट द पीपल इज़ गोइंग अलोन. ऐसा क्या है कि फैमिली लेकर के लोग नहीं जा रहे बिकॉज माइग्रेंट उनको वहाँ पे रहने में खुद की काफ़ी दिक्कतें हैं. सो दे आर ट्रैवलिंग अलोन, सो सिंगल मैन दे आर ट्रैवलिंग. ना बात करें जो गल्फ की रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पे जो लेबरर्स की जो कंडीशंस हैं उसके बारे में अगर बताऊँ तो दे शेयर्स द रूम्स एंड टॉयलेट एंड टू सेव द अर्निंग एंड सेट बैक द मनी. तो वो अपने जो लाइवलीहुड है, जो अपनी लाइफस्टाइल है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ताकि कुछ पैसे सेव करके वो अपने घर पे भेज सकें. बट इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ की जो गवर्नमेंट ने जो कोविड-19 की जो स्पाइक हुई जहाँ पे जो जो सोशल डिस्टेंसिंग वाज अ मैंडेटरी, तो उन चीज़ों को देखते हुए जो लेबर कैंप्स थे और जो ओवर क्राउडेड थे उनके बेसिकली सैनिटरी कंडीशंस बहुत पुअर थे.
इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि आप सारे लोग यहाँ से अपने अपने नेटिव होम टाउन चले जाएँ। और उसी क्रम में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रिपेट्रिएट करने के लिए वंदे मातरम मिशन लाया, जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज से वहाँ पे जो लेबरर्स थे उनको लाया गया। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिपेट्रिएटेड ऑलमोस्ट 7.88 लैक्स पीपल एनआरआईज जो वहाँ काम कर रहे थे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड अदर यूएई कंट्रीज, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ से सारे लोगों को लाया गया और अभी भी ये प्रोसेस कंटिन्यूड है। जो भी बचे हुए लोग हैं उनको वापस इंडिया लाया जाएगा। ना बात करें इश्यूज ऑफ रिहैबिलिटेट, रीइंट्रीगेट और रीसेटल, तो कंट्रीज ऑफ ओरिजिन की अगर बात करें तो रिहैबिलिटेशन, रीइंट्रीगेशन और रीसेटलमेंट माइग्रेंट वर्कर की ये काफ़ी ज़रूरी है। और इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वदेश नाम का एक स्किल मैपिंग सिटीजन बनाया, एक पूरा डेटाबेस बनाया है, जहाँ पे जो लोग रिटर्न हो रहे हैं उनको उसी तरीके से, जैसे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे उसके स्किल्स हैं, उस हिसाब से उनको काम दिया जाएगा। और केरला ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक इंटरनेशनल माइग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रीम केरला नाम का एक मल्टी फेसेड रिसोर्सेज बनाया है, जहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर है अपने डोमेन स्पेसिफिक काम अपने होम टाउन में या होम स्टेट में भी कर पाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स के बारे में बात की गई है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने क्या किया, जो खास करके जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग हैं, they have utilized this opportunity of COVID-19 and they have restrained the masses of migrant labor without paying them wages and the allowances। तो उन्होंने इस टाइम पे, जो लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रियल स्टेट में जो वर्कर काम कर रहे थे, वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने अपने वर्कर का बेनिफिट लिया और उनको ना तो पेमेंट दिया ना तो अलाउंसेस दिए। एंड दीज लेबरर हैव नो सेफ्टी नीड्स, ना तो उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है, ना तो कोई वेलफेयर मैकेनिज्म है, ना ही लेबर राइट्स उनको मुहैया कराए गए हैं सरकार की तरफ से। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसर्न दैट हैज़ टू बी नोटेड बाय द गवर्नमेंट। अब बात करें वे फॉरवर्ड की, तो देयर इज अ नीड टू हैव एन कम्प्रीहेंसिव मिटिगेशन मैनेजमेंट। जो हमारे माइग्रेशन जो लेबरर्स हैं उनके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए, एक डेटाबेस बनाया जाए, जहाँ पे जो लोग वापस आए हैं उनको उसी तरह से काम मिले ताकि वो अपने लाइवलीहुड को कैरी फॉरवर्ड कर सके। एंड नो एशियन कंट्री एक्सेप्ट श्रीलंका हैज़ एन एडिक्वेट माइग्रेशन पॉलिसी। तो एशिया रीजन में अगर बात करें, साउथ ईस्ट एशिया में, तो सिर्फ बेसिकली श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे माइग्रेशन पॉलिसी है। इंडिया को भी ज़रूरी है कि एक माइग्रेशन पॉलिसी बनाया जाए। और पेंडेमिक है कोविड-19 की, उसकी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए जो गल्फ एशियन माइग्रेशन है, दैट शुड ब्रिंग द माइग्रेशन कॉरिडोर एम्बिड द एबिट ऑफ शार्क, आईएलओ और जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के जो बेसिकली जो माइग्रेंट लेबर्स को लेकर के जो रूल्स हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी इमीडिएट कंट्रीज हो जहाँ से वर्कर यहाँ से बाहर जाके काम कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्कर राइट दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द अर्लीस्ट। बढ़ते अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दिस इज देयर रिगार्डिंग द एफडीआई इन द डिफेंस सेक्टर। यू कैन फाइंड दिस न्यूज़ इन द हिंदू नेशनल सेक्शन द न्यूज़पेपर। बात करें इस तरह की न्यूज़ की, तो ये आपके ऐसे पेपर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो कम्प्रिहेंसिव फोल्डर पॉइंट के तौर पे इसको यूज़ कर पाएंगे। और प्रीलिम्स में कुछ डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड सवाल कई बार सीपीएफ एग्जाम्स में या यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नाउ जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने प्लान किया है टू गिव अ नोट टू ऑलमोस्ट 74% ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द डिफेंस सेक्टर। तो इतनी ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में पहले एफडीआई अलाउड नहीं थी। दिस इज समथिंग विच इज़ इनटू द कंसिडरेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो ड्राफ्ट बनाया है जिसमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स है, डीपीपी भी कहते हैं जिसको, उसको लेकर के जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर्स है 2020, वहाँ पे पब्लिक डोमेन में कमेंट्स के लिए रखी गई है ताकि स्टेक होल्डर बता सकें कि 74% तक एफडीआई डिफेंस सेक्टर में अलाउ करना सही है या नहीं। अब बात करें जो प्रीवियस डिसीजन ली गई है सरकार की तरफ से, तो मई में ही गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए थे ताकि जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट मिले। और सरकार ने कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भर भारत जो है उस पर काफ़ी जोर भी दिया है। And these include the negative import list, separate budgetary allocations, and the domestic procurements. This include Indianization of the spares, components rising on the FDI cap through the automatic route. तो अभी जहाँ 49% है ऑटोमेटिक में, उसको बढ़ा करके 74 करने की बात की गई है, राइट। सो प्रेजेंटली द एफडीआई रेगुलेशन विच इज़ प्रेजेंटली इन द एक्शन इज 49%, राइट। तो इसके साथ काम करिए, अगर ये चीज़ें अप्रूव होती है सो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 74% तक अप्रूवल दी जाएगी। ना अगर शेयर ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ओवरऑल जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है दैट शेयर्स
बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो भी शेयर करती है, और उन्होंने अकाउंट किया है ऑलमोस्ट $8 बिलियन के आसपास। तो जो प्राइवेट कंट्रीब्यूशन है या जो ट्रिपल पी मॉडल है, वहाँ पे डिफेंस की काफ़ी अच्छी स्कोप है, क्योंकि जो रफाल है उसको भी आपने देखा जिस तरह से जॉइंट वेंचर्स के थ्रू जो रिलायंस डसॉल्ट नाम की जो कंपनी है उनके बीच में और स्पेन के बीच में एक एग्रीमेंट हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर भी हो रही है, राइट। तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, टीओटी हो जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, वो की जा रही है। नाउ जो प्राइवेट सेक्टर है दे डिड अराउंड द 2.2 बिलियंस, और जो इंक्रीज हुई है एक्सपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर्स में, जैसे मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के नाम बताऊं तो लॉकहेड मार्टिन, बोइंग का नाम आपने सुना होगा, जितने भी एयरक्राफ्ट बनते हैं वो बोइंग बनाती है, हेल्स एंड द डसॉल्ट एविएशन, दिस इज विद द रफाल के साथ इनके कोलेब्रेशन हुई है। तो इनके साथ कंपोनेंट इंडिया में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इन इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर बात करें C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, जो कि लॉकहेड मार्टिन बना रही है, तो इनके हिसाब से जो जॉइंट वेंचर इन्होंने किया है टाटा ग्रुप के साथ, जो कि हैदराबाद में इनका प्लांट है, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के थ्रू या आत्मनिर्भर भारत के थ्रू ये सारी चीज़ें को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और डिफेंस सेक्टर में ये सारी चीज़ें बहुत हद तक मदद करेगी। तो ये कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लिए हुए हैं। मैं बात करें दूसरे टॉपिक की, दैट इज इंडियाज टाइगर कैपेसिटी एट द पीक। दिस न्यूज़ यू कैन ऑल्सो फाइंड इन द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, और ये आपके इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। और कई बार अगर आप इन्वायरमेंट जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में इस चीज़ को लिखेंगे, जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में, तो वहाँ पे भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगी। नाउ इंडिया की जो कल्चरली जिस तरह से रिच कंट्री है हमारी, वहाँ पे अगर पोजीशन देखे बायोडाइवर्सिटी की, तो वहाँ पे भी हमारा जो वाइट कैट्स को लेकर के या जो बिग कैट्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सिचुएशंस हैं। तो एक डिटेल सर्वे आई है टाइगर को लेकर के, जहाँ पे ये बताया गया है कि 1/3 ऑफ द टाइगर्स हैव बिन लिविंग आउटसाइड, बेसिकली जो उनके जो हैबिटेट हैं उससे बाहर 1/3 टाइगर रह रहे हैं। और इंडिया टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करूँ जो टाइगर की पूरे वर्ल्ड में, तो 70% ऑफ जो टाइगर है वो इंडिया से आते हैं। एंड देयर इज अ ह्यूज कंजर्वेशन सक्सेस फॉर द पीपल एंड द कंट्री एट लास्ट। तो ऐसे कई बेसिकली इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार की तरफ से भी, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें जो सक्सेस मिली है उस इनिशिएटिव्स की वो काफ़ी अच्छी है। Now, nearly 70%, 17 of the 15 reserve approaching the peak to their capacity sustaining the population। तो 50 में से 17 ऐसे रिजर्व हैं जहाँ पे जो पॉजिटिव आउटकम्स मिली है, और जो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है टाइगर की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। नाउ इसी क्रम में सरकार ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया। सो दिस वाज स्पेसिफिकली मेंट टू गिव अ स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन टू दिस बॉडी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर ये काम करती है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन 2005 फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर फोर्स। ना टाइगर एक्शन जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कि टाइगर को बेसिकली पूरे जो अथॉरिटी होगी वो टाइगर कंजर्वेशन पे डेडिकेटली काम करेगी। Now, it was constituted under the enabling process of the Wildlife Protection Act 1972, which was amendment no, in 2006 में इसको फिर amend किया गया for strengthening the tiger conservation as well as the power and functioning assigned to it। तो ये एक नोडल बॉडी है जो कि टाइगर कंजर्वेशन में इंडिया में काम करती है। Now, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके बारे में आपको बता दूँ, ये एक स्पेशली डेडिकेटेड प्रोजेक्ट बनाई गई थी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, CSS है ये, बेसिकली सेंसर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है। तो बेसिकली ये जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने प्रोवाइड किया था असिस्टेंस टू ऑल द स्टेट जहाँ पे जो टाइगर डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व हैं वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। एंड इंडिया हैज़ एज मेनी एज 2967 टाइगर। तो ये 2018 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, और हाफ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश और कर्नाटका। तो ये दो स्टेट आप याद करें कि जो MP और कर्नाटका है, ये दो एक ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे टोटल इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कमिंग फ्रॉम दीज टू स्टेट्स, राइट। एंड द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ इंक्रीज बाय 33%। तो कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है? 33%। तो ये डेटा आपको यहाँ पे याद करने की ज़रूरत है, बिकॉज अक्सर मैं आपको डेटा याद करने से मना करता हूँ, बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यू नीड टू लर्न दिस। 33% इंक्रीज हुई है 2014 से। और अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊँ यहाँ पे, so this is the data which you can see the number of the tiger has been increasing। 2006 की अगर बात करें तो 1411 की हमारी पॉपुलेशन थी, फिर 2010 में 1706 हुई, 2014 में 222 और 2018 की जो प्रेजेंट डेटा है, दैट इज द टाइगर सोर्स ऑफ इंडिया 2018, वहाँ के मुताबिक 2967 इज अ प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स।
और आप ये डेटा देख सकते हो, दिस इज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि जो हमारी वर्ल्ड में 70% कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे टोटल टाइगर में, तो इंडिया इज लीडिंग, उसके बाद रशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल एंड थाईलैंड, और जो 100 के काउंट में वो बांग्लादेश और भूटान भी है। चाइना के पास काफ़ी कम है, दैट इज 7, वियतनाम 5 और लॉयस में 2। सो दिस इज समथिंग टाइगर पॉपुलेशन विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कौन से कंट्रीज़ में कितना है। अगर आपको कई बार एक प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरह से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सवाल पूछेगा या कोई दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछेंगे तो उसको आप आराम से हैंडल कर पाओगे, राइट। सो दिस इज अबाउट द टोटल पॉपुलेशन। एज ऑफ नाउ वी हैव 2967। Now the other topic is GST collection and the state shares shortfall. This is there in the Indian Express। और यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के बारे में बात की गई है। जिस तरह से जो जीएसटी की सेस स्टेट्स को मिलनी थी वो पूरी तरह से नहीं मिली है, और स्टेट्स अभी भी लगातार कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अगर शॉर्टफॉल होगी तो वो आगे उस चीज़ को अपने जो एक्सपेंसेस है वो कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3। नाउ इश्यूज ऑफ कंपनसेटिंग स्टेट, जो शॉर्टफॉल हुई है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कलेक्शन को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक डिस्प्यूट का कारण बनी है। एंड सेवरल स्टेट हैव आर्ग्यूड विद द स्टेट बीच में द सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्होंने डिले किया है जो कंपनसेशन मिलनी चाहिए थी, जो शेयर मिलने चाहिए थी स्टेट्स को। तो इसी चीज़ को एड्रेस करते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कल ही अनाउंस किया कि वो 13,806 करोड़ रुपीज़ स्टेट को कंपनसेट करेंगे, राइट। एंड दिस इज टू सी कि कौन से स्टेट को कितना मिलेगा, इसके बारे में क्लैरिटी अभी हमारे पास नहीं है। एंड नथिंग बेसिकली जो 2019 के जो आसपास जो डेटा रिलीज़ हुई है उसकी जो पेमेंट है वो अभी पिछली जो बकाए पेमेंट है वो की जा रही है। और जो सेस कलेक्शन है जो टोटल वो 95,444 करोड़ के आसपास थी, और जो टोटल कंपनसेटरी स्टेट को देनी थी दैट इज स्टैंडिंग अराउंड 1.65 लाख करोड़ रुपीज़, राइट। सो कलेक्शन की काफ़ी ज़्यादा मिसमैच है। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे एरियाज बच रहे हैं जो उनको स्टेट्स को देने हैं, तो अभी गवर्नमेंट उसको डिसबर्स नहीं कर रही है और स्टेट को अभी कम बेसिकली अमाउंट के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अब बात करें, सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हुई है जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस कोविड-19 को लेकर है, तो स्टेट की जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट मिली है, क्योंकि कई ऐसे चीज़ हैं जो स्टेट को सीधा बॉर्डर ट्रेड या जीएसटी के थ्रू कलेक्ट होती थी। नाउ बात करें कलेक्शंस ऑफ द कंपनसेशन, दैट इज़ नॉट इनफ, और स्टेट्स के पास काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल है। एंड एज अ इनकम ऑफ द जीएसटी अकाउंट, अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द स्टेट रेवेन्यूज नीडेड टू अटेंड इट। बात करें चैलेंजेस क्या है जीएसटी काउंसिल के सामने, तो जीएसटी काउंसिल को डिसाइड करना है तो दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बताए गए हैं। फर्स्ट, टू कंपनसेट द स्टेट को किस तरह से कंपनसेट किया जाए फॉर द ग्रेटर दे एक्सपेक्टेड फॉर द शॉर्टफॉल दिस ईयर, और सेकंड इज वेदर और नॉट द कंपनसेशन शुड बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द 5 ईयर पीरियड दैट वाज ओरिजिनली एग्रीड अपॉन, राइट। तो 5 साल जो पहले वादे किए गए हैं उसके हिसाब से उन्हीं को जीएसटी काउंसिल को देखना होगा कि ये किस तरह से इसको आगे लेकर के चलते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के जो कंपनसेटरी अमाउंट है, जो एरियर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी जल्दी उनको डिस्कस करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्रेड से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और लोगों की सैलरीज या वहाँ पे और भी जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो पूरी तरह से स्टॉप हो चुकी है। तो आगे बढ़ेंगे रशिया, इंडिया, चाइना ग्रुपिंग के बारे में, आरआईसी ग्रुपिंग के बारे में। ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आरआईसी को लेके पूछे जा सकते हैं। जिस तरह से रिसेंट में रशिया और चाइना के साथ हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको ध्यान में रखते हुए आरआईसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पार्टिसिपेट किया था वर्चुअल मीटिंग जो हुई थी आरआईसी की जून 2020 में, और यहाँ पे ये नोट की गई थी, एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे इंडिया और चाइना ने बेसिकली जो डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद पहली बार कोई मीटिंग की है। नाउ वाई आर आई सी, वॉट इज़ आर आई सी की अगर बात करें तो जो आर आई सी है बेसिकली रशिया, इंडिया और चाइना, ये ग्रुपिंग है जो रशियन लीडरशिप में ने बनाया था 1990 में। एंड दिस ग्रुप वॉज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ एंडिंग सब सर्वेंट फॉरेन पॉलिसी, जो यूएस की जो पॉलिसीज़ थी उसके साथ और जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, खास करके इंडिया और चाइना, उसके साथ कैसे रिवाइव किया जाए, ये रशिया ने ये कोशिश की। और टुगेदर आर आई सी कंट्रीज़ हैव अपॉर्चुनिटी, अगर बात करें तो 19% ऑफ द ग्लोबल लैंड मास इन तीनों कंट्री मिलकर शेयर करती है और कंट्रीब्यूट 33% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, जो टोटल वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो इन तीन कंट्री से मिलकर 33% का कंट्रीब्यूशन है। ना कुछ की पॉइंट्स की अगर बात करें तो जो स्पेशल सेशन है फॉर आरआईसी दैट वाज कॉल्ड ऑफ द करेंट, जो चेयरपर्सन अभी जो आरआईसी के वो रशिया है, रशिया के पास इसका अभी चेयर है प्रेजेंट में।
और उन्होंने 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, दैट इज कॉल्ड विक्ट्री डे. सो दिस वाज ओवर द नाजिज्म क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. और जो मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए गए थे, जैसे पेंडेमिक, कोविड-19 की जो पेंडेमिक है उसको लेकर के, चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबल सिक्योरिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी और जो आरआईसी की जो कॉपरेशन है उस कंटेक्स्ट में बातें की गई इस समिट में ना. उसके अलावा इंडिया और अदर कंट्रीज़ के स्टैंड की बात करें, जो कि इस इम्पॉर्टेंट बेसिकली इस एडिटोरियल की जो मेन जिस्ट है, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो डिसीजन है, उन्होंने मिनिस्ट्रियल लेवल पे आगे एक्सक्लेट किया मैटर को, जहाँ पे जो कोशिश की गई है कि जो चाइना के साथ जो टेंशन है उसको डी एक्सक्लेट किया जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द ईस्टर्न लद्दाख. उसके अलावा विद कंफर्मिंग द पार्टिसिपेशन, चाइना हैज़ एग्रीड टू कंट्रोल द सिचुएशन इन द बॉर्डर एरिया. तो कहीं ना कहीं चाइना पे इस चीज़ का दबाव बना और उन्होंने बॉर्डर एरिया से अपने जो कंट्रोल, जो वो आगे हमारे बॉर्डर्स पे आए थे, वहाँ पे वो बैकड्रॉ करने की बात हुई और डी एक्सकेलेशन और बेसिकली डिसएंगेजमेंट की बात की गई है. And Russia has indicated that it would support the constructive dialogue on the tension of the Eastern Ladakh, as Russia is trusted by both India और China. तो यहाँ पे रशिया को एज अ मेडिएटर बनाया जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको लेकर के. तो क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं? तो इंडिया इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट इट्स सोवरेनिटी, जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो बेसिकली उसको बरकरार रखना है. ना तो हम किसी के टेरिटोरी में जाते हैं, ना तो हम किसी को अपने टेरिटोरी में आने देंगे, राइट. सो दिस इज समथिंग अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर. और जो आरआईसी है, दैट वुड बी अ मल्टीलैटरल ग्रुपिंग, जो कि एक बहुत ज़्यादा यूरेशियन कंट्रीज़ में, या फिर उसके अगर जोग्राफिकली देखें तो आरआईसी कैन प्रोवाइड अ वर्थ वाइड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे अगर इंडिया स्पेसिफिकली बात करें रशिया के साथ या चाइना के साथ, जो हमारी रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है. और इसके साथ साथ जो टेररिज्म, जो क्लाइमेट चेंज है, रीजनल कनेक्टिविटी है, ये सारी रीजन्स में हम अपना डोमिनेंस कुछ कर पाएंगे और इंडिया के लिए अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें बेनिफिट करेगी, राइट. सो दिस इज समथिंग वाई आरआईसी इज इंपॉर्टेंट. और आरआईसी पे मैं समझता हूँ एक डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि हाउ रेलिवेंट इज द आरआईसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट रिलेशन बिटवीन द चाइना एंड रशिया, राइट. और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चंस मिल जाएगी और आप अपने आंसर वहाँ पे 6 PM तक भेज सकते हैं. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगी, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कमिंग टू द आंसर्स ऑफ द यस्टरडे क्वेश्चन, कल के जो सवाल थे उसके आंसर्स मैं आपको बता दूँ. तो जो पहला सवाल है उसका आंसर है सी. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे. तो ITCZ है, जो इंट्रा टॉपिकल कन्वर्सेंस जोन, इज अ basically a low pressure zone located in the equator with the trade wind convergence, and it has a zone between the 10 to ascents. और जो ITCZ it is located between 20 north to 25 degree north, right. And this monsoon is thought to encourage the development of the thermal and northeast India. Due to shift of the ITCZ, the trade wind in the southern hemisphere crosses the equator between the 40 degree to 60 degree longitude. So this is something between the southwest to the northeast during the कोरियोलिस फोर्स. तो कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे काम करती है. कोरियोलिस फोर्स के बारे में भी आप पढ़ लें, कई बार स्टैटिक पोर्शन में कोरियोलिस फोर्स के जो कॉन्सेप्ट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इसके जो सोर्स है वो आपको NCERT ज्योग्राफी क्लास 11th में मिल जाएगी. जो सेकंड क्वेश्चन है, जो इसके जो करेक्ट आंसर है, दैट इज बी. यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. तो यंग बंगाल मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. Now the second statement is was correct, that the Young Bengal movement was launched by Henry Louis Vivian Devereux. He was taught basically at Hindu College from 1826 to 1831. You can find the content of this explanation from the NCERT class 12 of the modern history. That is one of the Bipin Chandra. Now आज के MCQs की तरफ आगे बढ़ेंगे. The first question is from the static portion of the Indian economy. Consider the following statement with regards to marginal cost of fund based lending rate, जिसको MCLR भी कहते हैं. It is a minimum interest rate of the bank below which it cannot lend, and it aims to improve the transmission of the policy rate into the lending rate of the bank. So आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, A, B, C या फिर D. So whatever you feel is the correct answer, write down your answer in the comments down below. Now the second question is from the polity. Consider the following statement with regard to the executive power of the governor. He appoints the state election commission and determine his condition of services. He can remove the chairman and member of the state public service commissions. तो आप में से जिन लोगों ने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ी है उनके लिए सवाल काफ़ी इजी हो जाएगा. तो आप करेक्ट ऑप्शन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, A, B, C या फिर D, राइट. डू पार्टिसिपेट, राइट योर आंसर इन द कमेंट्स डाउन बिलो. और अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ. विश यू ऑल द बेस्ट.
Stay home, stay safe. Thank you so much.